आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। भारत और चीन के बीच 5 निकाती फार्मूले पर इत्तेफाक हो गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब LAC पर कशीदगी ख़त्म हो जाएगी। क्या ये सच में मुमकिन है? माहिरीन और दिफाई तज्ज़ियाकारों की इस बारे में क्या राय है? भारत और चीन के बीच जंग की तारीख़ क्या रही है और दोनों में किसके पास ज़्यादा ताकत है, किसके पास ज़्यादा वसाइल है, किसके पास ज़्यादा फ़ौज है, बताएंगे सब कुछ आज खबर दर खबर में। इसके अलावा तस्करा करेंगे स्वामी अग्निवेश का, जो 80 साल की उम्र में आज इंतकाल कर गए। वो कौन थे और क्यों उनकी वफ़ात पर मुसलमान गमज़दा हैं। लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग, क्राइम और कत्ल का वाक़या लगातार पेश आ रहा है। ताज़ा मामला रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मामला महाराजगंज का है, जहां एक नाबालिग जोड़े को लोगों ने दरख्त से बांधकर बेदर्दी से पिटाई की है। मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या 10 दिन पहले पेश आया था, लेकिन वाक़या का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद जुमरात को पुलिस हरकत में आई और मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया। इस दरमियान नाबालिग लड़की के घर वालों ने लड़के के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। हमला करने वालों की पहचान भोलू प्रजापति, पवन प्रजापति, सहलेश यादव, अजीत मोहित, मनजीत यादव, फूल यादव और उधीश प्रजापति की शक्ल में की गई है। मैं तो रोज़ाना गाय का पेशाब पीता हूँ, ये कहना है बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का। एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के मारूफ एक्टर अक्षय कुमार ने कहा, सेहत और हेल्थ की गर्ज से मैं रोज़ाना सुबह को गाय का पेशाब पीता रहा हूँ। बेड टी के बजाय उन्होंने तवील अरसे तक गाय का पेशाब ही इस्तेमाल किया। इस एतराफ़ के बाद सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प बहस भी छिड़ गई है। ये भी बता दें कि अक्षय कुमार ने हाथी के गोबर से बनी चाय पी थी, जिसके बाद हुमा कुरैशी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाथी के गोबर से बनी चाय पीने में मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि मैं गाय का पेशाब पीता रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी से नए हिंदुस्तान नई तवक्कुआत, नई ज़रूरियात को पूरा करने का एक ज़रिया है और ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान को एक नई सिमत देने जा रही है। कौमी तालीमी पॉलिसी यानी NEP 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली तालीम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने जुमा के रोज़ कहा कि आज हम सब एक ऐसे लम्हे का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल की तामीर की बुनियाद रख रहा है, जिसमें नए दौर की तख्लीक के बीच पड़े हैं। नई तालीमी पॉलिसी 21वीं सदी के हिंदुस्तान को एक नई सिमत देने जा रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर मंड्या नाम के इलाके में एक मंदिर के 3 पुजारियों का कत्ल हो गया है। तीनों पंडितों का कत्ल मंदिर के अंदर ही हुआ है और मंदिर की तिजोरी से पैसा भी गायब है। ये वाक़या आज जुमा को पेश आया। पुलिस अभी तक मुजरिमों को तलाश नहीं कर सकी है। उर्दून की राजधानी ओमान से कुछ ही फासले पर वाक़ ज़रक़ा शहर के पास आज जुमा की सुबह सिलसिलावार धमाके हुए। उर्दून के वज़ीर इत्तलात व नशरियात अमजद अदीला ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है, इब्तदाई तफ्तीश से ज़ाहिर होता है कि धमाका एक फ़ौजी इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। उसमें मोटर के गोले समेत धमाका खेज़ फ़ौजी साजो सामान रखा हुआ था। बहरहाल इस धमाका में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अब आते हैं आज के असल मुद्दे पर। हिंदुस्तान और चीन के बीच एक समझौता पर इत्तेफाक हो गया है और उम्मीद है कि अब तनाव ख़त्म हो जाएगा। मशरक़ी लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन के बीच हकीकी कंट्रोल लाइन यानी LAC पर कई महीनों से लगातार तनाव जारी है। रूस, हिंदुस्तान और चीन के सहतरफा प्लेटफॉर्म RIC के तहत इन ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मॉस्को में एक अहम मीटिंग हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान और चीन ने सरहदी तनाज़ा को कम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। दोनों ममालिक के बीच 5 निकाती फार्मूले पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने वाज़ेह किया कि हिंदुस्तान हकीकी कंट्रोल लाइन पर जारी तनाव में इजाफ़ा नहीं चाहता है और चीन के तई हिंदुस्तान की पॉलिसी में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई है। उधर चीनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी बयान दिया गया कि दोनों पड़ोसी मुल्क
ہونے کے ناطے سرحد پر چین اور ہندوستان کے مابین کچھ نااتفاقیاں ہیں، لیکن یہ فطری ہیں۔ ضروری بات یہ ہے کہ نااتفاقیوں کو دور کرنے کے لیے مثبت اور پوزیٹیو نظریہ اختیار کیا جائے۔ بعد میں روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ میٹنگ میں روس، چین اور ہندوستان کے بیچ سے طرفہ تعاون اور بین الاقوامی اور علاقائی اہمیت کے امور پر احترام، دوستی اور اعتماد کے جذبہ کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ روسی بیان کے مطابق ان لیڈروں نے تسلیم کیا کہ تینوں ممالک کے بیچ تعاون، احترام میں پیش رفت سے عالمی ترقی اور امن و استحکام میں اضافہ ہوگا۔ ان تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے یہ بھی مانا کہ کووڈ-19 عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے مضبوط سائنسی اور صنعتی صلاحیت ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پچھلے 4 مہینوں سے زیادہ سے مشرقی لداخ میں جاری کشیدگی کے بیچ ہندوستان اور چین کے وزرائے خارجہ کے بیچ یہ پہلی میٹنگ تھی۔ اس سے پہلے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال اور چینی اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ ای کے درمیان ایک مہینہ قبل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات چیت ہوئی تھی۔ کشیدگی کم کرنے پر اتفاق بھی ہو گیا تھا، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے دونوں ملکوں کے وزرائے دفاع کے درمیان بھی ماسکو میں SCO میٹنگ کے دوران ہی ملاقات ہوئی تھی اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا۔ میٹنگ میں ہندوستان اور چین کے درمیان 5 نکاتی فارمولے پر آج اتفاق ہوا۔ نمبر 1، باہمی اختلاف کو تنازع نہیں بننے دیا جائے گا۔ نمبر 2، دونوں ممالک کی فوجیں متنازع علاقوں سے پیچھے ہٹ جائیں گی۔ نمبر 3، دونوں ممالک طے شدہ طریقہ کار کے مطابق باہمی گفت و شنود کرتے رہیں گے، ڈائیلاگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نمبر 4، موجودہ معاہدوں اور پروٹوکول پر دونوں ممالک عمل کریں گے۔ نمبر 5، دونوں ممالک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے تناؤ میں اضافہ ہو۔ یہ ہے 5 نکاتی فارمولہ۔ تجزیہ کاروں نے دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی سطح پر ہونے والی بات چیت کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی ٹھوس اثر اس وقت دیکھنے کو ملے گا جب لداخ میں چینی فوجی موجودہ پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گی۔ بعض ماہرین اس بات پر تشویش بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ دونوں فریقین میں سے کسی نے بھی LAC پر فوجی تصادم شروع ہونے سے قبل کی پوزیشن بحال کرنے کا ذکر نہیں کیا ہے کہ کس کی پوزیشن کیا ہے۔ بھارت اور چین کے بیچ سرحدی تنازع کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ چین بھارتی صوبے اروناچل پردیش سمیت تقریباً 90,000 مربع کلومیٹر علاقے پر اپنا دعویٰ کر رہا ہے۔ دوسری طرف بھارت کا دعویٰ ہے کہ چین نے اقصائی چین اس کے 38,000 مربع کلومیٹر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے بیچ 1 درجن سے زائد دور کی بات چیت ہو چکی ہے، لیکن اب تک کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی۔ دونوں ملکوں کے بیچ 1962 میں باضابطہ جنگ ہو چکی ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ اس جنگ میں ہماری جیت ہوئی تھی، جبکہ اسے بھارت کی حقیقی جیت مانا جاتا ہے۔ تازہ سرحدی تنازع LAC پر 5 مئی 2020 کو شروع ہوا تھا، جب دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان زبردست ہاتھا پائی ہوئی تصادم ہوا اور اس ہاتھا پائی میں بھارت کے 20 جوان شہید ہو گئے۔ چین نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں دی ہے۔ دونوں ممالک حالیہ سرحدی کشیدگی کو حل کرنے کے لیے سفارتی اور فوجی سطح پر مسلسل بات چیت کر رہے ہیں، لیکن اب تک کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ دونوں ممالک موجودہ صورتحال کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام اور ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تنازع حل کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن بھارت اور چین دونوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ اب آئیے جانتے ہیں چین اور بھارت کے درمیان ایک تقابلی جائزہ۔ بھارت کا رقبہ 32,87,000 مربع کلومیٹر ہے اور چین کا رقبہ 95,96,000 مربع کلومیٹر ہے۔ بھارت کا ساحلی علاقہ 7,516 کلومیٹر ہے اور چین کا ساحلی علاقہ 14,500 کلومیٹر ہے۔ بھارت کی آبادی 1,33 کروڑ ہے اور چین کی آبادی 1,37 کروڑ ہے۔ بھارت میں جمہوری پارلیمانی نظام ہے اور چین میں ایک جماعتی غیر جمہوری نظام ہے۔ بھارت کی GDP $2256 بلین ہے اور چین کی GDP $11,218 بلین ہے۔
भारत में पर कैपिटा जीडीपी 6,616 डॉलर है और चीन में पर कैपिटा जीडीपी 15,399 डॉलर है। भारत में फी कस आमदनी 1,743 डॉलर है और चीन में फी कस आमदनी 8,806 डॉलर है। भारत में एजुकेशन की शरह 74% है और चीन में एजुकेशन की शरह 91% है। भारत में फ़ौज की तादाद 12 लाख से ज़्यादा है और चीन में फ़ौज की तादाद 23 लाख है। भारत में 12 बड़ी और 200 छोटी बंदरगाहें हैं। चीन में 130 बड़ी और 2000 दरमियानी साइज़ की बंदरगाहें हैं। भारत में कुल 126 एयरपोर्ट हैं और चीन में 220 से ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। रेलवे नेटवर्क भारत में 1,19,000 किलोमीटर है। चीन में रेलवे नेटवर्क 1,21,000 किलोमीटर है। भारत में बेरोज़गारी की शरह 10% है और चीन में भी बेरोज़गारी की शरह 10% है। और अब बात स्वामी अग्निवेश की। स्वामी अग्निवेश 80 साल की उम्र में आज रात तकरीबन 8:30 बजे इस दुनिया से रुखसत हो गए। 21 सितंबर 1939 में वो पैदा हुए थे। उन्होंने सियासत में भी कदम रखा। हरियाणा से MLC बने, फिर आर्य समाज को ज्वाइन कर लिया। 2004 से 2014 तक आलमी आर्य समाज काउंसिल के सदर रहे। 1980 की दहाई में उन्होंने मजदूरों के हुकूक के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और तहरीक चलाई। इन सब के अलावा वो हिंदुस्तानी जमहूरियत के अजीम सिपाही थे। मुल्क की जमहूरियत, सेकुलरिज्म और कौमी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने हमेशा कोशिश और जिद्दोजहद की। पूरी ज़िंदगी इस मिशन पर काम करते रहे और अपने इन कामों की वजह से वो हमेशा याद रखे जाएंगे। मुल्क की यकजहती, गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर भी खुलकर बात करते थे। वो हमेशा इस बात के लिए फ़िक्रमंद रहे कि मुल्क में नफ़रत का माहौल ख़त्म हो, मोहब्बत और यकजहती को फ़रोग़ मिले, हिंदू और मुसलमान के दरमियान इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारा बढ़े। फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ हमेशा लड़ते रहे और खुलकर ऐसी ताकतों का हमेशा मुकाबला किया। जमहूरियत और सेकुलरिज्म को तक़वियत पहुँचाने के लिए उन्होंने हर तरह की कुर्बानी पेश की और कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। उनके इंतकाल पर मारूफ मुस्लिम तंजीम ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने अपने शदीद रंजो गम का इजहार करते हुए इसे मुल्क और कौमी यकजहती का शदीद खसारा बताया है। और अब बात व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेजेस की। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्क्रीनशॉट यहाँ आप देख सकते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि बैंक के मुलाजिमीन का कैसा रवैया होता है, अपने कस्टमर्स के साथ वो कैसे बदतमीज़ी करते हैं। और मजबूर होकर आज एक सारिफ ने, एक कस्टमर ने हमें अपना ये मैसेज भेजा है। खबर दर खबर में आज इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। ख़ास तौर पर आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि इस न्यूज़ का लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर जगहों पर ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।